हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। गाइस, जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। गाइस, लास्ट क्लास में प्रजामंडल आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे। आज हमारी प्रजामंडल आंदोलन की अंतिम क्लास होगी। आज हम प्रजामंडल आंदोलन को इतिश्री कर देंगे। तो हमने जो लास्ट क्लास में जो प्रजामंडल पढ़े थे उन प्रजामंडलों का रिविजन कर लेते हैं। जैसे पहले एक पढ़ा था करौली प्रजामंडल। करौली प्रजामंडल 1939 में बनता है। त्रिलोक चंद्र कुमार इन द्वारा इनको बनाया गया था। उनके अलावा 2 सदस्य और थे। वो सदस्य कौन कौन? तो चिरंजी लाल शर्मा और कुंवर मदन सिंह। कुंवर मदन सिंह की एक बात और कि 1927 में इन्होंने करौली में क्या चलाया, जो किसान आंदोलन हुआ था 1927 में, उस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, वो किया था कुंवर मदन सिंह ने। उसके बाद हमने पढ़ा था कोटा प्रजामंडल। कोटा में जन जागृति लाने का श्रेय किसके द्वारा? तो नैनूराम शर्मा के द्वारा। इसकी तुलना मैंने करवाई थी हाड़ौती प्रजामंडल जो 1934 में बन जाता है। ठीक है, 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल बन जाता है। उसके 5 साल बाद में कौन सा प्रजामंडल बनता है? 1939 में कोटा प्रजामंडल बनता है। ठीक है, वो प्रजामंडल बनाया गया था नैनूराम शर्मा और हाजी फैज मोहम्मद। ठीक है, यहाँ पर हमने पढ़ते हैं नैनूराम शर्मा। नैनूराम शर्मा जिन्हें हम हाड़ौती का गांधी भी कहते हैं, इन्होंने क्या क्या किया कि 1918 में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की, जिसके माध्यम से क्या चलाए? बेकार विरोधी आंदोलन चलाए। और उसके अलावा इन्होंने 1920 में हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना की, जिसमें इन्होंने क्या किया? एक तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और जो शराब की दुकानें थी उन शराब की दुकानों पर क्या दिए? धरने दिए। ये 2 काम। उसके बाद 1939 में प्रजामंडल बनता है। प्रजामंडल बनाने वाले कौन? तो किस प्रजामंडल को बनाने वाले थे? वो थे एक तो अपन के नैनूराम शर्मा और एक बंदे थे वो थे अबिन हरी। बनता कहाँ पर है? बॉम्बे में बनता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। जैसे बीकानेर का बनता है कोलकाता में, अपन जो भरतपुर वाला था वो बनता है रेवाड़ी हरियाणा में, और ये वाला बनता है बॉम्बे में। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि जो इसके 2 अधिवेशन थे, उन अधिवेशनों के बारे में बताया था कि 1939 में एक अधिवेशन होता है मांगरोल 12 में, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? नैनूराम शर्मा करते हैं। 1940 में अधिवेशन होता है, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो अबिन हरी करते हैं। और इस जो अबिन हरी ने जो अधिवेशन किया था, इस अधिवेशन में विजय सिंह पथिक ने भी भाग लिया। फिर 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का दौर आया। उस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो प्रजामंडल के अध्यक्ष थे मोतीलाल जैन, उनकी अध्यक्षता में क्या हुआ, या उनके नेतृत्व में जो कोटा की जनता थी, उस कोटा की जनता ने कोटा के नगर प्रशासन पर अधिकार कर लिया। किसके नेतृत्व में किया? यह सवाल पूछा जा सकता है। तो मोतीलाल जैन के नेतृत्व में। और क्या हुआ कि कोटा का एक पुलिस थाना था, रामपुरा पुलिस थाना। उस रामपुरा पुलिस थाने पर किसका अधिकार हो गया? तो कॉलेज की गर्ल्स थी, कॉलेज की लड़कियां थी, उनके द्वारा अधिकार हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन का अगर सबसे ज्यादा प्रभाव कहीं देखने को मिलता है तो वहाँ कहाँ पर? कोटा में। कोटा में ऐसा 2 बार होता है। 1947 की क्रांति में भी कोटा की जनता कोटा के नगर प्रशासन पर अधिकार कर लेती है और सब प्रशासन चलाती है। और भारत छोड़ो आंदोलन के तहत भी कोटा की जनता किस पर? कोटा के नगर प्रशासन पर अधिकार कर लेती है। ठीक है, उसके बाद में मैंने बताया किशनगढ़ प्रजामंडल 1939 में बनता है। कौन कौन? तो वो 2 बंदे, उनका एक का नाम क्रांतिचंद चौवाणी और एक थे जमान शाह। ठीक है, उसके बाद में सिरोही प्रजामंडल पढ़ा था। सिरोही प्रजामंडल कब बनता है? तो 1939 में बनता है। किसके द्वारा? तो गोकुल भाई भट्ट, जो जिन्हें हम क्या कहते हैं? राजस्थान का गांधी कहते हैं, और एक वर्दी शंकर द्विवेदी। ठीक है, इनके द्वारा बनाया गया था 1940 में। इस प्रजामंडल को क्या मिलती है? मान्यता मिलती है। और इसका एक 8 सितंबर 1939 को प्रजामंडल की सभा हो रही थी। उस प्रजामंडल की सभा पर सरकार लाठीचार्ज करती है और इसमें गोकुल भाई भट्ट पूरी तरह घायल हो जाते हैं, जिसकी आलोचना गांधी जी करते हैं। और 23 जनवरी 1941 में इस प्रजामंडल की प्रथम जयंती मनाई जाती है, जिसमें 800 से अधिक महिलाएं भाग लेती हैं, जिसमें विमला देवी, कांताबेन, ये इनके प्रमुख नाम थे। 4 दिवसीय कहती है एक प्रदेश नीति। ठीक है, ये हमने प्रजामंडल पढ़े। आज हम पढ़ेंगे कुशलगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और जैसलमेर और झालावाड़। ये 6 प्रजामंडल रहे। उसके बाद में हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो एक प्रजामंडल है कुशलगढ़।
ये बनता है 1942 में। ठीक है, देखो ये जो कुशलगढ़ है ये बांसवाड़ा का पार्ट हुआ करता है। ठीक है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा से अलग होता है 1866 में। ठीक है, और ये जो कुछ बांसवाड़ा था ये तो था यहाँ पर शासक था भोइल वंश का शासक। ठीक है, और इस कुशलगढ़ में यहाँ पर था राठौड़ वंश। एकीकरण पढ़ाएगा मैंने राजस्थान का एकीकरण दूसरे 7 चरणों में हुआ था। दूसरे चरण में कुशलगढ़ को राजस्थान में मिलाया गया था, उसमें भी मैंने बताया था कि कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा का एक ठिकाना हुआ करता था। बांसवाड़ा गोइल वंश की एक रियासत थी। गोइल वंश पहले कुशलगढ़ में भी था, लेकिन 1866 में कुशलगढ़ बांसवाड़ा से अलग हो गया और यहाँ पर शासन किसका था तो राठौड़ वंश का। प्रजामंडल का बनता है 1942 में। किसके द्वारा तो एक बंदे का नाम याद रखना, भंवरलाल निगम। ओनली एक नाम पूछा जाता है कि कुशलगढ़ प्रजामंडल किसके द्वारा 1941 और 1940 और 41 में कोई प्रजामंडल नहीं बनता। ठीक है, एक सवाल ये पूछ लिया जाता है कभी कभार कि 1938 और 39 में सबसे ज्यादा प्रजामंडल बने हैं। हमने पढ़ा है कि ज्यादातर प्रजामंडल बने हैं वो 1938 और 39 में बने। पूछ ले इसका कारण क्या था कि इसका कारण यह था कि 1938 में मैंने पहले ही बता दिया कि कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करते हैं। उन्होंने उस प्रजा आंदोलन मतलब कि अधिवेशन के दौरान जो प्रजामंडल थे उन प्रजामंडलों को अपना समर्थन देना प्रारंभ कर दिया था। तो समर्थन देना प्रारंभ कर दिया तो अब जनता ने कहा कि हम प्रजामंडल बना सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस इतना बड़ा दल था। उसका सपोर्ट मिल जाने के बाद जो अधिकांश प्रजामंडल होते हैं वो 1938 और 39 के बीच में बनते हैं। ठीक है, गोइल वंश कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942 में भंवरलाल निगम द्वारा। ठीक है, और बांसवाड़ा से अलग होता है तो बांसवाड़ा ये बनता 1943 में। ठीक है, इसको बनाने वाले कौन थे तो याद रखना, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, मणिशंकर नागर और धूलजी भाई भावसार। ठीक है, तो ये 3 बंदे याद रखना। कौन कौन? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, मणिशंकर नागर और धूलजी भाई भावसार। ये 3 बंदों ने बांसवाड़ा प्रजामंडल 1942 में कौन सा कुशलगढ़ प्रजामंडल किससे अलग बांसवाड़ा से अलग 1943 में कौन सा बांसवाड़ा प्रजामंडल। कौन कौन 3 बंदे? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, मणिशंकर नागर, धूलजी भाई भावसार। इनका एक समाचार पत्र निकलता था बॉम्बे से, वो कोई पूछ ले तो संग्राम नाम का समाचार पत्र निकलता था, बॉम्बे से निकलता था। ठीक है, और ये जो धूलजी भाई भावसार थे इनकी एक पत्नी थी लक्ष्मी बहन भावसार। ठीक है, पत्नी कौन? लक्ष्मी भाई या लक्ष्मी बहन भावसार। इन्होंने कहा भाई धूलजी भाई भावसार आप ही प्रजामंडल बना सकते हो, हम नहीं बना सकते। इन्होंने बनाया फिर महिला मंडल। देखो आपसे सवाल ये पूछे या ना पूछे ये मेरे को पता नहीं कि लक्ष्मी बाई भावसार किसकी पत्नी थी या लक्ष्मी बाई भावसार कि कौन सा मंडल बनाया, लेकिन यह जरूर पूछा जा सकता है कि महिला मंडल का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से था तो वो था बांसवाड़ा प्रजामंडल। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ज्यादातर ये सवाल पूछा जाता है कि महिला मंडल का संबंध किस प्रजामंडल से था तो वो था बांसवाड़ा प्रजामंडल से। कब बनता है? 1943 में। किसके द्वारा? तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, मणिशंकर नागर और धूलजी भावसार। समाचार पत्र कौन सा? संग्राम। बॉम्बे से निकलता था। पत्नी धूलजी भाई भावसार की लक्ष्मीबाई भावसार। कौन सा मंडल? महिला मंडल। कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942 में।
कौन किसके द्वारा? तो भंवरलाल निगम द्वारा। ये हो गए 2 प्रजामंडल। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डूंगरपुर प्रजामंडल के बारे में। डूंगरपुर प्रजामंडल ये बनता 1944 में, ठीक है। और डूंगरपुर में जन जागृति लाने का श्रेय तो वो लग जाता है भोगीलाल पांड्या। ठीक है, भोगीलाल पांड्या को जन जागृति व राजनीतिक चेतना लाने का श्रेय जाता है। इसके जो संस्थापक थे वो थे एक तो भोगीलाल पांड्या, एक थे हरिदेव जोशी, ठीक है, एक थे गौरीशंकर ओझा, ठीक है। तो ये 3 बंदे थे। ओ ये जीएस ओझा नहीं है, गौरीशंकर उपाध्याय है। मैंने वो बता दिया, बताया था भरतपुर में 70वीं अखिल भारतीय हिंदी साहित्य का सम्मेलन बुलाते हैं किशन सिंह, वो याद रह गया। लेकिन यहाँ गौरीशंकर उपाध्याय। तो 3 बंदे कौन कौन? भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी और गौरीशंकर उपाध्याय। तीनों के बारे में कुछ एक चीजें बता रहा हूँ। भोगीलाल पांड्या इन्हें हम वागड़ का गांधी कहते हैं। ठीक है, भोगीलाल पांड्या को हम वागड़ का गांधी कहते हैं। गोकुल भाई भट्ट राजस्थान के गांधी कहलाते हैं। और मैंने पढ़ाया था जब आंदोलन किसान आंदोलन पढ़ रहे थे वहां पर मैंने एक बंदे का नाम बताया था, अमर सेवा समिति की स्थापना करने वाले बंदे थे प्यारेलाल गुप्ता, ठीक है, जिसे हम चिड़ावा का गांधी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी मैंने बता दिया। अमर सेवा समिति की स्थापना की थी 1918 में प्यारेलाल गुप्ता, जो झुंझुनू के रहने वाले थे, और उन्हें हम क्या कहते हैं? चिड़ावा का गांधी कहते हैं। ठीक है, तो चिड़ावा गांधी कौन? प्यारेलाल गुप्ता। और वागड़ के गांधी कौन? तो भोगीलाल पांड्या। हाड़ौती के गांधी कौन? तो अभी बताया था किसने? नेनुराम शर्मा। राजस्थान का गांधी कौन? तो गोकुल भाई भट्ट। ठीक है, हरिदेव जोशी ये राजस्थान के सीएम रह चुके थे। ठीक है, राजस्थान के 3 बार सीएम बने थे हरिदेव जोशी। और जो अपन के आपातकाल लगा था, उस आपातकाल के समय राजस्थान के अगर कोई सीएम थे वो हरिदेव जोशी थे। अभी 2023 में जो आरएस का प्री का एग्जाम हुआ था उसमें सवाल पूछा हुआ था कि आपातकाल के समय जो पहला आपातकाल लगता है उसके समय राजस्थान का सीएम कौन था? तो हरिदेव जोशी था। ये सवाल अभी पिछले लेटेस्ट 2023 के आरएस प्री का सवाल है। ठीक है, तो इनके बारे में आप ध्यान रखना। गौरीशंकर उपाध्याय, इनका एक समाचार पत्र निकलता है सेवक। ठीक है, अब इसमें ये नया क्या है सभी निकाल दे। इसमें ये है कि ये हाथ से लिखा हुआ था, हस्तलिखित, मतलब जितनी भी कॉपी निकलती वो हाथ से निकल के फिर बेंच दी जाती। ठीक है, तो गौरीशंकर उपाध्याय हाथ से लिखा हुआ एक समाचार पत्र निकाल देते। कौन सा समाचार पत्र? सेवक, हाथ से लिखा हुआ। कौन? गौरीशंकर उपाध्याय। ठीक है, फिर देखो क्या होता है कि डूंगरपुर के राजा होते हैं महारावल लक्ष्मण सिंह। ठीक है, तो राजा कौन होते हैं डूंगरपुर के? लक्ष्मण सिंह। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जो डूंगरपुर की जो स्कूलें थी इन स्कूलों को बंद कर दिया।
ठीक है। तो डूंगरपुर के राजा ने क्या किया, स्कूलें थी लेकिन उन स्कूलों को बंद कर दिया। तो प्रजा मंडल ने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आपने स्कूलों को बंद किया लेकिन जो शिक्षा का काम है वो प्रजा मंडल अब स्वयं करेगा। तो प्रजा मंडल ने जो डूंगरपुर रियासत थी, इस डूंगरपुर रियासत के प्रत्येक गांव की यात्रा की और यात्रा करके शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। तो प्रजा मंडल ने काम क्या किया कि प्रजा मंडल ने रियासत की यात्राएं की तथा शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, इन्होंने एक काम किया कि प्रजा मंडल ने एक सभा का आयोजन किया। उस सभा का नाम था पर्यान सभा। ठीक है, तो इस सवाल यह पूछा जाता है, यह कोई नहीं पूछेगा कि किस रियासत ने यात्राएं करके शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, जबकि सवाल यह पूछा जाएगा कि पर्यान सभाओं का संबंध किस प्रजा मंडल आंदोलन से संबंधित है। तो कौन सा प्रजा मंडल आंदोलन? डूंगरपुर प्रजा मंडल। पर्यान का मतलब ही होता है यात्राएं करना, इसका मतलब ही होता है यात्राएं। ठीक है, पर्यान का मतलब क्या होता है? यात्रा होता है। तो किस से संबंधित थी यह पर्यान सभा? डूंगरपुर प्रजा मंडल से। ठीक है, इन्होंने क्या किया, प्रत्येक रियासत के गांव-गांव में जाकर शिक्षा का प्रचार प्रसार किया और गांव में जो भी बंदा एजुकेटेड बंदा होता, ग्रेजुएट बंदा होता, उस बंदे को पर्यान सभा का एक मास्टर नियुक्त कर देते और कहते कि अब आप बच्चों को पढ़ाओ, स्कूल चलाओ। ठीक है, सरकार नहीं मान रही, अच्छा सरकार को साइड में रहने दो, हम अपनी शिक्षा खुद आगे बढ़ाएंगे। तो क्या किया, पर्यान सभा की स्थापना की। जब यह बात रियासत को पता चलती है, हमारे को पता चलती है, तब उन्होंने भाई कहा कि यार ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग, मैंने स्कूलें बंद कर दी, शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं करना, फिर भी प्रजा मंडल कर रहा है। तो सभी को पता है क्या होता है, घटनाएं होती है, कोई ना कोई मरता है, टपकता है। तो यही होता है। इसमें दो घटनाएं याद रखनी है आपको। एक घटना है 19 जून 1947 की। डूंगरपुर में एक गांव पड़ता है राजतपाल। ठीक है, इस राजतपाल की घटना है। ठीक है, इस राजतपाल में दो अध्यापक थे। ठीक है, अध्यापक कौन? तो एक का नाम था सेगा भाई। अच्छा यार यहाँ पर तो बड़ा आ जाएगा थोड़ा, क्योंकि ये बहुत बड़ा आएगा। सेगा भाई यहाँ पर भी एक बंदी भी है, लड़की का नाम भी आएगा, तो मैं थोड़ा साइड वाला साफ कर दूँ। कितने बड़े हैं? तो 19 जून 1947 को कहाँ की घटना? राजतपाल। कहाँ पर? डूंगरपुर में। दो बंदे कौन? तो एक तो सेगा भाई, वे नाना भाई। ठीक है, ये दो बंदे थे, सेगा भाई और नाना भाई। ये क्या कर रहे थे, ये पर्यान सभा आयोजन किया। तो इन आयोजन में क्या हुआ कि बच्चों को शिक्षित कर रहे थे, स्कूलों में बच्चों को शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे थे। कौन? सेगा भाई और नाना भाई। मैंने बताया था रियासत को ये बात पता चलती है, तो वो क्या कर रहे हैं, इन पर्यान सभाओं को बंद करने के लिए पहुंच जाते हैं। ये पहुंचते हैं 19 जून 1947 को राजतपाल। ठीक है, यहाँ पर दो बंदे सेगा भाई और नाना भाई, ये बच्चों को क्या कर रहे थे, पढ़ा रहे थे और
एक सेकंड रुकना। ठीक है, तो सेका भाई और नाना भाई ये क्या कर रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं। तो रियासत के पुलिस अधिकारी होते हैं, वो आके बोलते हैं कि भाई छोड़ो, ये भी स्कूल को बंद करो और चाबियां मुझे दे दो, ताला लगा दो स्कूल को। तो सेका भाई और नाना भाई ने मना कर दिया कि हम परिवहन सभा प्रजा मंडल की ओर से शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और स्कूलें तो बंद नहीं होगी। तो सेका भाई को तो गोली मार दी जाती है, सॉरी नाना भाई को गोली मार दी जाती है। और ये जो सेगा भाई होते हैं इनको हाथ बांध के, इनको क्या होता है, ये हाथ पैर बांध के, और जो गाड़ी होती है जिसमें जो वो पुलिस आई थी, अधिकारी आए थे, उस गाड़ी के पीछे बांध कर घसीटा जाते हैं। तब रास्ते में जाते समय एक लड़की होती है काली बाई, ठीक है, 13 वर्ष की एक लड़की होती है। वो इन सेगा भाई को बचाने के लिए, वो दांतली होती है, दांतली एक डोका बांधने वाली, सब जाने राजस्थान में इन्हें डोका बांधने वाली दांतली, ठीक है। उस दांतली और तो उसके पास थाने खेत से आ रही थी। तो उन्होंने जब देखा कि मेरे मास्टर जी को जीप के पीछे बांध कर घसीट रहे हैं, ठीक है, ये काफी घायल हो गए थे, तो इन्होंने क्या किया कि उस दांतली के माध्यम से उस रस्सी को काटने का प्रयास किया। तब जब ये घटना होते हुए पुलिस ने देखी तो पुलिस ने क्या की, फायरिंग की और काली बाई उसमें शहीद हो जाती है। तो ये क्या हुआ कि अध्यापक को बचाते हुए शहीद हो गई। कौन हो जाती है, काली बाई। दो बंदे शहीद हो गए, कौन कौन, नाना भाई और काली बाई। इन दोनों की मूर्तियां डूंगरपुर में एक झील पड़ती है, गैप सागर झील, उस गैप सागर झील पर नाना भाई और काली बाई की काले पत्थर की मूर्तियां लगी हुई है, ठीक है। तो इन दोनों की मूर्तियां कहां पर लगी हुई है, ठीक है। और नाना भाई और काली बाई, इन दोनों की मूर्तियां गैप सागर झील, ठीक है। ये गैप सागर झील का है, डूंगरपुर में, ठीक है। तो पूछ ले कि नाना भाई और काली बाई की मूर्तियां किस झील के किनारे है, गैप सागर झील के किनारे, किस पत्थर की बनी हुई है, तो काले पत्थर की बनी हुई मूर्तियां, ठीक है। और ये जो काली बाई है, इन काली बाई की याद में उस क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो काली बाई पुरस्कार है। और इन काली बाई को साक्षरता की देवी भी कहते हैं, ठीक है। और इस डूंगरपुर वाले एरिया में काली बाई के नाम से पुरस्कार भी दिया जाता है। तो ये घटना थी किसकी, अपन के डूंगरपुर के प्रजा मंडल से संबंधित घटना है, ठीक है। वापस बता देता हूँ, 1944 में बनता है, कौन कौन, भोगीलाल पांड्या संस्थापक, गोविंदलाल पांड्या जिसे वागड़ का गांधी, हरिदेव जोशी बता दिया मैंने, गौरीशंकर उपाध्याय समाचार पत्र सेवक, हाथ से लिखा हुआ समाचार पत्र, ठीक है। हमारा वाले स्कूलें बंद करवा दी, तो प्रजा मंडल ने शिक्षा का काम अपने हाथ में लिया, पर्यावरण सभाओं की स्थापना की और पर्यावरण सभाओं के माध्यम से शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। तो घटनाएं कौन सी याद रखनी है, तो 19 जून 1947 की राष्ट्रपति, अच्छा यह घटना हो रहेगी, ये याद रखना 30 मई 1947 की घटना है। एक गांव था पूनावाड़ा, ठीक है। यहाँ पर एक बंदा था शिवलाल, ठीक है। ये शिवलाल क्या कर रहा था, इधर शिक्षा का काम कर रहा था, मास्टर जी बड़े बड़ा, तो आज 8 बजे तक दे पड़ी, तो इसमें क्या हो गए, शिवलाल गए हो, ठीक है। पूनावाड़ा की घटना कब की घटना है, 30 मई 1947 की। ये कब की है, 19 जून 1947 की। दोनों घटनाएं बता दी, दोनों घटनाएं आपको याद रखनी है, ठीक है। ये बात हो गई डूंगरपुर प्रजा मंडल। अब नेक्स्ट कौन सा प्रजा मंडल पढ़ते हैं, वो पढ़ेंगे प्रतापगढ़ प्रजा मंडल। अब देखो सभी लाइन से बन रहे हैं,
प्रतापगढ़ देखो 1942, कुशलगढ़ 1943, बांसवाड़ा 1944, डूंगरपुर 1945, प्रतापगढ़ 1945, जैसलमेर और 1946, झालावाड़ प्रजामंडल, अंतिम प्रजामंडल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल कब बनता है? तो 1945 में। संस्थापक तो कौन कौन? तो एक तो थे अमृतलाल, पायक, चुन्नीलाल प्रभाकर और ठक्कर बापर। ठीक है, कौन कौन? अमृतलाल पायक, चुन्नीलाल प्रभाकर और ठक्कर बापा। ठीक है, इन ठक्कर बापा ने क्या किया कि उन जो मीणा आंदोलन हुआ था, जनजाति आंदोलन, मैंने पढ़ाया था, मीणा जनजाति आंदोलन होता है कब होता है? तो यह होता है 1925-26 के आसपास। ठीक है, होता क्या है कि 1924 में एक एक्ट आता है, ट्राइबल एक्ट। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो जनजाति होती है, उन जनजातियों को, जो आपराधिक जनजाति होती है, उनको उस एक्ट के तहत आपराधिक जनजाति घोषित कर दी जाती है। तो 1924 में ये एक्ट आता है और मीणा को आपराधिक जनजाति घोषित कर जाती है। 1930 में जयराम पेशा कानून होता है, जिसमें क्या होता है कि मीणाओं को पुलिस थाने में जाकर प्रत्येक, मतलब जो 12 साल से कम आयु के जो मीणा पुरुष और महिला थी, उनको पुलिस थाने में जाकर सिग्नेचर करना जरूरी होता है। इससे यह पता चलता है कि कौन पुलिस में थाने में आके गया और कौन नहीं आके गया। मतलब हुआ ये था कि मैंने दो बताए थे, जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा। ठीक है, जब अंग्रेज आ गए तो जमींदार मीणा तो वो थे जो जमींदारी करते थे, मतलब जिनके पास खेत थे, अपने खुद की खेती बाड़ी। और जो चौकीदार मीणा थे वो सैनिकों में नियुक्त थे, मतलब जो रियासत की आर्मी होती है उस आर्मी में नियुक्त। 1918 में संधिया हो जाती है और संधिया होने के बाद में अंग्रेजों ने जो किया कि अंग्रेजों ने राज्य से कह दिया कि आप हमें टैक्स देते रहो और आपकी हम सारी सुरक्षा है वो हम करेंगे। यही होता है जो मराठा आते हैं, मराठा भी यही करते हैं। सभी रियासत होती है, उनसे टैक्स वसूलते हैं और सुरक्षा का काम करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ उस वक्त हुई। तो जो चौकीदार मीणा होते हैं, वो चौकीदार मीणा क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। तो उन्होंने दूसरा काम स्टार्ट कर दिया, चोरी, डकैती, लूटमार। तो इसी कारण ये कानून आता है कि जिस दिन जो अब्सेंट होगा, मतलब वो कहीं ना कहीं चोरी करने के लिए या कोई लूटमार करने के लिए गया, तो वो कानून आता है जयराम पेशा कानून, जो 1954 में बंद समाप्त होता है फिर। ठीक है, तो ठक्कर बापा ने उस मीणा किस आंदोलन के तहत जो जयपुर के जो पीएम थे, मैंने बताया था मिर्जा इस्माइल, उन मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखता है। ठीक है, तो इन ठक्कर बापा ने क्या किया कि ठक्कर बापा ने मीणा आंदोलन के तहत जयपुर के पीएम मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखा। ठीक है, तो ये दो बात हो गई किसकी? प्रतापगढ़ प्रजामंडल। अब हम एक और प्रजामंडल पढ़ते हैं जिसका नाम है जैसलमेर प्रजामंडल। ठीक है, जैसलमेर में ये बनता है, देखो ये बनता है 1945 में। जन जागृति व राजनीतिक चेतना। तो ये काम करते हैं सागरमल गोपा। देखो ये जितने भी बंदे आ रहे हैं, सागरमल गोपा है और विजय सिंह पथिक है, जमनालाल बजाज है,
केसरी सिंह बारट है, इन सब के जो व्यक्तित्व है क्या क्या है उनके बारे में हम विस्तार से व्यक्तित्व वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी मैं कुछ चीज़ें सागरमल गोपा के बारे में बताता हूँ। ठीक है, सागरमल गोपा इनके साथ में बंदे हुआ करते थे। इनकी पहले तो कुछ बुक्स याद रखने हैं। तो बुक्स कौन कौन सी? एक तो थी आज़ादी के दीवाने, एक थी जैसलमेर का गुंडा राज, एक थी रघुवर का मुकाम। ठीक है, तो रघुवर का मुकदमा ये किसकी थी? ये कुछ किताबें थी। ठीक है, 5 मिनट रुकना, मैं आ रहा हूं अभी। ठीक है, तो कौन कौन सी 3 किताबें याद रखनी है? सागरमल गोपा की आज़ादी के दीवान है, जैसलमेर का गुंडा राज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, और इस परसा मंडल की स्थापना वो करने वाले थे, वो थे मीठेलाल शाह। इन्होंने क्या की? प्रजा मंडल की स्थापना की। कब की? 1945 में। एक ये जो रघुनाथ सिंह थे ये सागरमल गोपा के करीबी मित्र हुआ करते थे। तो इन्होंने क्या किया कि 1932 में एक मंडल बनाया, माहेश्वरी नवयुवक मंडल। ठीक है, किसने? तो सागरमल गोपा, रघुनाथ सिंह। ठीक है, तो इन्होंने मिलकर क्या किया कि एक नवयुवक नामक मंडल बनाया, और इसमें कौन कौन? सागरमल गोपा, रघुनाथ सिंह, और इन्होंने क्या किया कि जो जैसलमेर के जो नवयुवक थे उन नवयुवकों को प्रजा मंडल से जोड़ने का प्रयास किया कि अब आओ हम प्रजा मंडल का स्थापना करने के लिए, मतलब राजनीतिक चेतना लाने वाले बंदे कौन होते हैं? तो सागरमल गोपा थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो नवयुवक थे उन नवयुवकों को इस अपने काम में जोड़ने का प्रयास किया। ठीक है, तो जब जैसलमेर रियासत को यह पता चला कि ये बंदे रघुनाथ सिंह है, सागरमल गोपा है, तो ये काम ऐसे से काम करें, तो रघुनाथ सिंह को क्या करते हैं? गिरफ्तार कर लेते हैं। और इन गिरफ्तारी के बाद में इन रघुनाथ सिंह पर जो मुकदमा चलता है, इन मुकदमे पर सागरमल गोपा एक बुक लिखते हैं, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। तो ये मुकदमा इसी के बाद लिखी जाती है। नवयुवक माहेश्वरी नवयुवक मंडल बनता है, जिसमें नवयुवकों को जोड़ने का प्रयास किया जाता है, रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार किया जाता है और इन पर मुकदमा। तो ये बातें आप याद रखना किसकी? जैसलमेर प्रजा मंडल की। अब लास्ट प्रजा मंडल पड़ा वो है झालावाड़ प्रजा मंडल, उसको भी अभी समाप्त कर देते हैं। उन्नीस सौ 46 में। ठीक है, ये बनता है 1946 में। ठीक है, बनाने वाले कौन थे इसको? तो इसको बनाने वाले थे वो थे मांगीलाल बाबिये। ठीक है, तो झालावाड़ प्रजा मंडल, देखो झालावाड़ प्रजा मंडल सभी रियासतों में प्रजा मंडल क्यों बनाए जा रहे थे? उत्तरदायी शासन के लिए। ठीक है, जब सभी में बन गए, सबसे अंतिम में बनता है झालावाड़ में। ठीक है, सबसे पहला कौन? मेवाड़, सॉरी जयपुर वाला 1931 में। सबसे अंतिम कौन? झालावाड़। कब बनता है? 1946 में। जब यह प्रजा मंडल बना तो बनते ही झालावाड़ के शासक थे हरिश्चंद्र, यहाँ के राजा थे हरिश्चंद्र। ठीक है, इन्होंने कहा भाई क्यों प्रजा मंडल बनाना? मतलब कि प्रजा मंडल के जो गतिविधियां थी उन गतिविधियों में अगर किसी बंदे ने हस्तक्षेप नहीं किया, मतलब कि जो वो काम कर रहे हैं उनको उस काम के लिए छेड़छाड़ नहीं की, तो वो बंदा था हरिश्चंद्र। इस हरिश्चंद्र ने क्या किया कि स्वयं के नेतृत्व में
में झालावाड़ में उत्तरदायी शासन की स्थापना की। कि हरिश्चंद्र 1946 में उत्तरदायी शासन की स्थापना कर देता और ये मतलब कि स्वयं खुद पीएम बन जाता और उन्होंने कहा कि ठीक है भाई मैं आपका पीएम बन जाता हूँ और मंत्रिमंडल होगा वो आप में से हम ले लेंगे। मंत्री मतलब जनता और सामंत दोनों को मिलाकर, ठीक है, तो वो हम आपसे ले लेंगे और मैं खुद क्या बनता हूँ पीएम। तो स्वयं के नेतृत्व में झालावाड़ में क्या की उत्तरदायी शासन की स्थापना। ऐसा करने वाला बंदा कौन था? तो हरिश्चंद्र था। यह प्रजामंडल की किसी भी गतिविधि में हस्तक्षेप नहीं करता था, ठीक है। तो ऐसा राजा कौन था? वो था हरिश्चंद्र। हमारा राजा कैसा हो? हरिश्चंद्र जैसा हो, ठीक है। तो इसी प्रजामंडल के साथ हमारा प्रजामंडल का आंदोलन पूरा होता है। नेक्स्ट क्लास 1857 की क्रांति से स्टार्ट होगी और उसको हम सादा तरीके से पूरा करेंगे। तो इजाजत दीजिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।